So I think recording new. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you are doing well. Welcome to Physics First. So that this is day 4 of our workshop जिसमें हम लोग yearly past papers of theory पेपर शुरू कर रहे हैं. आज की क्लास में हम लोग मई जून 2025 P22 करेंगे. ठीक है बेटा, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. लेट्स मूव टू द क्लास. ये हमारे पास सबसे पहले तो देखें जो वर्कबुक का पीडीएफ मैंने आप लोगों के गूगल ड्राइव पर अपलोड किया हुआ है, उसमें प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद है. ठीक है बेटा, ये 4 पास पेपर्स हैं. पांचवा हम लोग फरवरी मार्च 2026 करेंगे इंशाल्लाह. फिर ये एटीपी के पास पेपर्स हैं. फिर ओ लेवल्स या आईजीसीसी दोनों के मिक्स हैं और एमसीक्यूज के पास पेपर्स हैं. ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग ये वाला कर रहे हैं. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कौन सा पास पेपर है? मई जून 2025 P22. एंड ये हमारे पास कब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा? डे 4 पे. ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू द क्लास. तो बेटा हमारे पास सबसे पहले जो पास पेपर अवेलेबल है उसके ऊपर मई जून 2025 P22. एंड ये है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर, आई मीन पूरा पेपर, सॉरी 1 आवर 45 मिनट्स का ये पेपर है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करें. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास ये 20 पेजेस का पेपर है. तो जैसे ही आपको पेपर मिले ना, सबसे पहले आपने क्या देखना है, पेपर में 20 पेजेस हैं कि नहीं. ठीक है, अगर कोई पेज मिसिंग है, मिस प्रिंटिंग है, फॉरन इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें आप. ठीक है बेटा, 80 मार्क्स का ये पेपर है. एंड लेट्स मूव अहेड. डायग्राम्स पेंसिल से बनानी. सबसे पहला सवाल हमारे सामने है यहाँ पर, देखिए. और बेटा साथ साथ हम अपनी टाइम मैनेजमेंट भी देखेंगे. ये सवाल हम लोग 806 पे शुरू कर रहे हैं. ठीक है बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड बाय द साइड ऑफ अ वर्टिकल स्केल मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स. सही बेटा. अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द बॉल फॉल्स शो द पोजीशन ऑफ द बॉल ऑन द स्केल ऑफ 0.1 सेकेंड. एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है जिससे बॉल की पोजीशन हर 0.1 सेकेंड के इंटरवल के बाद पता चल रही है. द डिस्टेंस फॉलन बाय द बॉल इज शोन बाय द पोजीशन ऑन द स्केल. सही है बेटा. फिगर 1.1 शोज द रिजल्ट. बेटा आपको रिजल्ट डिस्टेंस टाइम का कोऑर्डिनेट दिए गए. जब 0,0 है, 5,0.1 है, 20,2 है, 30,44,3 है, 78,4 है एंड 123,5 है. सही है बेटा. आगे देखें क्या कह रहे हैं. हमसे कहा जा रहा है ऑन फिगर 1.1 प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल, ड्रॉ द सुटेबल लाइन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले तो आपने क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है. डिस्टेंस 0, टाइम 0. हमारे पास पहला पॉइंट आ गया ये. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है बेटा? डिस्टेंस है हमारे पास 5, टाइम है 0.1. 5 किधर आएगा बेटा? ये 10 है. ठीक है, और 10 और 0 के बिल्कुल सेंटर में आएगा 5. तो 0.1 पे हमारे पास आ रहा है 5. ये आ जाएगा हमारे पास 5. नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, देखें. 20 आ रहा है 0.2 पर, तो 20 आ गया ये 0.2 पे. नेक्स्ट 44.3, 0.3 पे 44 हमारे पास आएगा. तो 44 किधर आएगा बेटा? ये 40 है, ये 60 है, तो ये 50 होगा. 44 आएगा इधर. ठीक है बेटा. एंड फाइनली 78.4 पे आ रहा है. 78 किधर आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा. और फिर हमारे पास
123 आ रहा है 0.5 पे, 0.5 पे 123, 123 आएगा यहाँ। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास 120, ये 122, 124, 122 और 124 के सेंटर में आएगा हमारे पास 123। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या डिस्कशन चल रहा है। हमसे बोला गया है प्लॉट करें और सुटेबल लाइन बनाएं। ये सुटेबल लाइन तो नहीं बनेगी, ये स्मूथ कर्व बनेगा। स्मूथ कर्व कैसे बनाएंगे हम लोग? लाइक दिस, ये देखें। ठीक है बेटा, ये हमारे पास स्मूथ कर्व आ गया। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। अब यहां पर हमें साफ दिखाई दे रहा है ग्रेडियंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और मैंने आपको बताया था स्मूथ कर्व से जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज या यूनिफॉर्म डिक्रीज शो कर रही होती है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, और वेलोसिटी का यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही बेटा, आगे देखें क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। बेटा बॉल की एवरेज स्पीड निकालनी है हमें बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 टू 0.4 सेकेंड। 0 से 0.4 सेकेंड्स पे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सही बेटा, टोटल डिस्टेंस 0.4 पे कितना है? बेटा 0.4 पे टोटल डिस्टेंस है 78। ठीक है, और टोटल टाइम तो हमें पता है 0.4। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, विल यूज कैलकुलेटर एंड लेट्स कैलकुलेट। तो हमारे पास 78 डिवाइड बाय 0.4 बन रहा है 195। ठीक है, तो 195 इज आवर फाइनल आंसर जो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी लीव कर सकते हैं, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो जा ही नहीं पाएगा ये। अब हमसे क्या बात हो रही है बेटा, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ in figure 1.1 is determined using the speed of the ball at time t equals to 0.4 second. ठीक है बेटा, how to use the graph to determine the speed? बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? स्पीड होता है। क्योंकि हमारे पास कर्व बन रहा है तो बेटा हम क्या करेंगे, 0.4 सेकेंड्स पे एक टेंजेंट बनाएंगे, और टेंजेंट बनाकर we'll find out the gradient. ठीक है बेटा, since the gradient of distance time graph is speed. We will draw tangent at 0.4 seconds and calculate gradient to find speed. ठीक है बेटा, तो ये हम तरीकेकार फॉलो करेंगे। आगे देखें क्या बात कर रहे हैं। कह रहे हैं द बॉल फॉल्स, acceleration of the ball decreases, eventually becomes zero before it reaches the ground. क्या बोल रहे हैं, जब बॉल फॉल कर रही है बॉल की एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते जीरो हो गई। ठीक है बेटा, जब वो ग्राउंड पे गिरने वाली थी उससे पहले बोला एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग व्हाई एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड व्हाई इट इवेंचुअली बिकम जीरो। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट याद करो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो रेजिस्टेंस फोर्स हमारे पास
बढ़ेगी विच इज एयर रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कम होगी। रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है बेटा, तो 3 मार्क है। हम बोलेंगे एज स्पीड इंक्रीजेज कॉमा एयर रेजिस्टेंस increases। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास सेकंड मार्क हो जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। 2 मार्क होगा। एक्सेलरेशन बिकम जीरो when weight equals to air resistance। ठीक है बेटा, ऑन दैट बिहाफ हम ब्रैकेट में लिख देंगे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रही है। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ हमारे पास ये 3 मार्क के अगेंस्ट हम इसका जवाब इस तरह लिखेंगे। नाउ आगे देखें क्या बात हो रही है। अब हमसे बोल रहे हैं डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज जीरो। तो बेटा जब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज जीरो होगी, ऐसा कब होगा बेटा? हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल जीरो 2 सिनेरियो में हो सकती है, जब या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है या तो बॉडी रेस्ट में। सही बेटा, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल जीरो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मुताबिक बता देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ग्रेडियंट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ग्रेडियंट हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। दैट्स हाउ वी शो दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। ये पहला सवाल हमारे पास 10 मार्क का खत्म हुआ, एंड दैट्स व्हाट वी डिड एट 8:17। वी स्टार्टेड एट 8:06 और 8:17 11 मिनट्स में ये सवाल हमारा हुआ है। ठीक है बेटा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। Q&A बिल्कुल एंड में होगा हमारे पास। नाउ बेटा, अब हमसे क्या बात कह रहे हैं, फिगर 2.1 शो द फोर्क लिफ्ट ट्रक यूज्ड टू लिफ्ट लोड। ठीक है, बोल रहा है व्हेन लिफ्टिंग द लोड इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द फोर्क लिफ्ट ट्रक यूजफुल पावर आउटपुट है 600 वाट। ठीक है भाई, पावर क्या बोल रहा है, हम कैसे बताएंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है बेटा, पावर का हमने बता दिया, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 70%। बोल रहा है कैलकुलेट द इनपुट पावर, आउटपुट पावर हमें पता है। सही बेटा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल पावर आउटपुट ओवर इनपुट पावर। तो बेटा इस तरह हमारे पास जो इनपुट पावर है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, इनपुट पावर हो जाएगी पावर आउटपुट ओवर एफिशिएंसी। पावर आउटपुट है 600। ठीक है, और एफिशिएंसी है हमारे पास 70%। 70% को कन्वर्ट कर लो डिवाइड बाय था 100 करके, ठीक हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 600 डिवाइड बाय 0.7।
आंसर वी आर गेटिंग इज 857.14। अब 857.14 जो आ रहा है, जो दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास राउंड ऑफ होगी, क्या हो जाएगा? 860। यूनिट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ओ लेवल्स में यूनिट नॉर्मली जब से सिलेबस चेंज हुआ है आपको लिखे हुए मिलते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखें, कह रहे हैं बेटा फोर्क लिफ्ट ट्रक है जिसका लोड विद मास 50 kg, लिफ्ट द लोड, मतलब 50 किलो का मास लोड कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 2.3 मीटर्स। कैलकुलेट द वर्क डन। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया था, हम वर्क को किसी भी एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब लिफ्टिंग हाइट पे जा रहे हो तो बेटा हमारे पास यहाँ पे वर्क किससे रिप्लेस हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh। मैथ गिवन है 50, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 एंड h हमारे पास क्या है? 2.3। ठीक है बेटा, 50, 9.8, 2.3, 1127, यानी ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके 1100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, द रीजन आई एम यूजिंग टू डिफरेंट कलर, थ्री डिफरेंट कलर, हर कलर एक मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, नाउ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर टू लिफ्ट द लोड। कितना टाइम लगेगा लोड को लिफ्ट करने का, वो बताएं। तो बेटा टाइम टेकन हम कैसे निकालेंगे? हमें वर्क डन पता है, यानी जो एनर्जी है हमारे पास वो हमें पता है। ठीक है, और हमें पावर पता है। ठीक है बेटा, तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो बेटा लिफ्ट द लोड, लोड को लिफ्ट करने पे बेटा हमारे पास जो mgh है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आउटपुट है। तो वी हैव आउटपुट एनर्जी, ठीक है, एंड वी हैव आउटपुट पावर। आउटपुट एनर्जी भी है, आउटपुट पावर भी है। तो बेटा क्या होगा हमारे पास? पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन पावर। वर्क है 1127 एंड पावर है हमारे पास कितनी? 600। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 1127 डिवाइड बाय 600, दैट इज 1.878। जो दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होकर 1.9 हो जाए। ठीक है बेटा, कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ एनर्जी is transferred through thermal energy as load is lifted by the forklift truck। बोले कैसे एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब लोड फोर्कलिफ्ट ट्रक जो है वो लिफ्ट करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, मोटर लगी हुई है, मोटर में इलेक्ट्रिकल हीटिंग होगी या फ्रिक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है बेटा, ड्यू टू फ्रिक्शन कॉमा इन मोटर energy is lost as heat। सही है बेटा, तो दिस कैन बी अ रीजन। हमने क्या लिखा बेटा? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक मोटर में होगी तो एनर्जी, दैट इज वाई हमारे पास हीट की सूरत पे लॉस हो रही है। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि हमारे पास हमने 817 पे शुरू किया था और खत्म हमारे पास हो रहा है ये 824 पे, यानी ये हमने 7 मिनट्स में किया है। ठीक है, नाउ 824 कह रहे हैं फिगर 3.1 शो द फ्लैट टायर ऑन अ कार। सही है भाई, कह रहे हैं टायर नीड्स टू बी इंफ्लेटेड।
टायर को इन्फ्लेट करना जरूरी है, टायर में हवा भरनी जरूरी है। सही है बेटा। अब हमसे क्या कह रहे हैं, force exerted by the flat tire on the road is this. Area of the flat tire in contact with the road is this. Calculate the pressure exerted by the flat tire on the road. Okay beta, you have force, you have area and you need to find out pressure. तो बहुत सिंपल सा सवाल है, हमने क्या करना है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेटा फोर्स हमारे पास है 1350, एरिया है 0.0070। We are getting an answer of 1.92 exponent 5, जो कि 1.9 into 10 raised to the power 5 एज आर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहे हैं बेटा, एयर इज पम्प्ड इनटू द टायर टू इन्फ्लेट, दिस इंक्रीजेस प्रेशर इनसाइड। जैसे ही टायर में हवा जाएगी, पार्टिकल्स की तादाद बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टायर ऑन द रोड डज नॉट चेंज। जो फोर्स टायर रोड पे एक्सर्ट कर रहे हैं वो चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई बेटा, टायर रोड पे वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो गाड़ी का वेट है, तो गाड़ी का वेट थोड़ी चेंज हुआ है, गाड़ी का वेट वही है। स्टेट हाउ एरिया ऑन द टायर इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड चेंजेस। तो बेटा जब हवा भरेगी तो जो आपका टायर इन्फ्लेट हुआ है वो क्या होगा बेटा, वो टायर जो फ्लैट हुआ है वो इन्फ्लेट होना शुरू होगा। इससे बेटा क्या होगा, हमारे पास एरिया कम होगा। याद अगर आप इसको रिकॉल करें, टायर का अगर पंचर हुआ है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है। लेकिन जब टायर में हवा भरते हो तो उतना एरिया नहीं होता है जितना पंक्चर टायर का एरिया होता है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, एरिया डिक्रीज है। ठीक है बेटा। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, इनसाइड इन्फ्लेटेड टायर पार्टिकल ऑफ एयर कोलाइड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द टायर, डिफाइन मोमेंटम। हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बेटा। यूजिंग द आइडिया अबाउट मोमेंटम, मोमेंटम का आइडिया इस्तेमाल करते हुए, व्हाई इज द फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द टायर एज द पार्टिकल कोलाइड विद इट। तो बेटा जब पार्टिकल वॉल्स ऑफ द टायर से टकरा रहे हैं, मोमेंटम की लैंग्वेज में बताओ तो फोर्स क्यों आ रही है। भाई जब पार्टिकल टकरा रहे हैं तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स यही तो है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे, एज पार्टिकल कोलाइड कॉमा change in momentum occur and change in momentum per unit time is force। तो इस तरह जब पार्टिकल टकरा रहे हैं, दे आर अंडरगोइंग द चेंज इन मोमेंटम, हेंस per unit time, hence force is generated। As the car moves, temperature of the air inside the tire increases। जैसे जैसे कार मूव हो रही है, टेम्परेचर इनसाइड द टायर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर causes increase in air pressure। Using the idea about particles, why pressure increases। तो बेटा याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग फ्रीक्वेंटली, हेंस प्रेशर बढ़ता है। ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, एज टेम्परेचर increases
comma speed and kinetic energy of particles increases. ठीक है बेटा, they collide frequently, hence pressure increases. ठीक है बेटा, ये हमारे पास सवाल हुआ एंड दिस इज 8:30। तो हमारे पास इस सवाल को हमने 6 मिनट में किया। ठीक है बेटा, आसान सवाल था वैसे ये। नेक्स्ट कह रहे हैं बेटा, साउंड वेव from a vibrating tuning fork is displayed on oscilloscope as shown in figure 4.1. Sound wave is detected using microphone. सही है भाई। Describe the motion of air particles as the sound wave passes from the tuning fork to microphone. मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसे होगा, कैसा होगा जब साउंड वेव ट्यूनिंग फोर्क से माइक्रोफोन तक मूव करेगी। तो पार्टिकल्स ऑफ द एयर विल मूव बैकवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। एंड बेटा क्या होगा हमारे पास, वेव की डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होगी। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड creating compression and rarefaction, and particles of air vibrate parallel to the direction of the wave. तो इससे हमने ये भी बता दिया कि मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसी होगी और ये भी बता दिया कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है बेटा, two different color represent 2 marks. Figure 2 4.2 shows the trace on oscilloscope when the tuning fork vibrate. बोल रहे हैं द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव passing a point per second. Number of waves passing a point per second. ठीक है बेटा, the trace shown on figure 4.2 is produced in 0.05 second. Calculate the frequency of the sound wave. बेटा जो ऊपर आपको ट्रेस दिखाया हुआ है वो 0.05 सेकेंड्स में बना हुआ है। कितनी वेव है देखो जरा, हमारे पास यहाँ पे वेव आ रही हैं, 1 वेव, 2 वेव एंड हाफ वेव, यानी 2.5 वेव 0.05 सेकेंड्स में आ रही है। तो पहले तो टाइम पीरियड निकालो आप। कैसे बेटे, हमने बोला 2.5 वेव 0.05 सेकेंड्स में आ रही है। खोल दो। ठीक है, तो हमारे पास एक वेव के लिए कितना टाइम होगा, दैट्स हाउ विल फाइंड टाइम पीरियड क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या, 2.5 डिवाइड बाय सॉरी 0.05 डिवाइड बाय 2.5।
क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.05 डिवाइड बाय 2.5, इट्स 0.02। वंस वी नो द टाइम पीरियड, अब हम निकाल सकते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। F equals to 1 over capital T, 1 divided by 0.02, आ जाएगा बेटा आंसर 50 हर्ट्ज। यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वी डोंट हैव टू राइट डाउन द यूनिट, तो हमारे पास आंसर हो गया 50 हर्ट्ज। आगे देखें क्या बात हो रही है। द स्टूडेंट near the tuning fork observes the trace and listens the sound। सही है भाई, स्टूडेंट ट्यूनिंग फोर्क के करीब ट्रेस को ऑब्जर्व भी कर रहा है और साउंड को सुन भी रहा है। He notices that the amplitude of the trace decreases। बेटा एम्पलीट्यूड का ताल्लुक किससे होता है? लाउडनेस से। How the sound heard by the student changes। तो हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लाउडनेस डिक्रीजेस। ठीक है। नाउ बेटा ट्यूनिंग फोर्क इज रिप्लेस्ड by a new tuning fork that has a sound wave of half the frequency। बेटा फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई हमारे पास, तो पिच हाफ होगी, नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ वेव हाफ होंगी। द कंट्रोल्स ऑफ द ऑसिलोस्कोप आर नॉट चेंज। ऑसिलोस्कोप वैसा ही है कंट्रोल्स जैसे पहले थे। बोला ऑन फिगर 4.3 ड्रॉ द ट्रेस ऑब्टेन्ड विद न्यू ट्यूनिंग फोर्क। The trace obtained with the tuning original tuning fork is shown। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, 2.5 वेव आ रही है। हमने क्या बताना है? हमने यहाँ पे बनाकर दिखाना है 2.5 वेव का हाफ क्या होगा, आधी फ्रीक्वेंसी हो गई ना। तो सेम टाइम में अब हाफ वेव्स एंटर होंगी। पहले 2.5 वेव्स एंटर हो रही थी, अब 2.5 का हाफ क्या होता है? 1.25। ठीक है बेटा, तो 1.25 दैट मीन्स हमारे पास, अगर इसको एक और तरीके से करते हैं बेटा, पहले टाइम पीरियड था हमारे पास कितना? 0.02 सेकेंड्स। अब बेटा फ्रीक्वेंसी हाफ होने का मतलब है टाइम पीरियड डबल हो गया। यानी बेटा पहले एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा था, अब दो वेव जितना टाइम ले रही थी उतनी टाइम में एक वेव कंप्लीट होगी। यानी देखो इस तरह। ठीक है बेटा, लाइक दिस। तो हमने क्या करना है बेटा, हाफ द फ्रीक्वेंसी दिखानी है। और हाफ द फ्रीक्वेंसी हम कैसे दिखाएंगे बेटा? किस तरह दिखा पाएंगे हम हाफ द फ्रीक्वेंसी? जैसे अभी मैंने आपको वेव बनाकर दिखाई और मैंने आपको आसान तरीका बताया इसको आइडेंटिफाई करने का। आसान तरीका क्या है? आपने बोला भाई पहले हमारे पास टाइम पीरियड था कितना? 0.2 सेकंड्स, 0.02 सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई तो टाइम पीरियड डबल हो गया, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्सली रिलेशनशिप में है, तो बेटा हमने क्या किया, पहले वेव 0.02 सेकंड में कवर हो रही थी यहां पर। अब बेटा टाइम पीरियड डबल होने का मतलब क्या है? पहले दो वेव जितने टाइम में हो रही थी, अब एक वेव उतने टाइम में होगी। तो बेटा देखो मैंने एक वेव को उतने टाइम में किया। ठीक है बेटा, आगे। अब बेटा देखिए हमसे क्या कह रहे हैं। फिगर 4.4 shows the three adjacent wavefronts of the sound wave as the wavefront move towards the gap in a wall created by open door। बेटा साउंड वेव जा रही है वॉल की तरफ और वहां पे दरवाजा खुला हुआ है, यानी यहाँ पे डिफ्रेक्शन वाला केस अप्लाई हो रहा है। अनदर स्टूडेंट स्टैंडिंग एट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल हेयर्स साउंड। सही है भाई, क्यों साउंड सुनाई दे रही है? ऑन फिगर 4.4 क्या बोल रहे हैं? फिगर 4.4 पे, सॉरी, फिगर 4.4 पे ड्रॉ द थ्री वेव फ्रंट्स आफ्टर दे पास थ्रू द गैप। ठीक है भाई, तीन वेव फ्रंट बताओ जब ये गैप से पास हो। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास ओपनिंग और वेवलेंथ में ये रिलेशन हो
कि वेवलेंथ बड़ा हो या बराबर हो गैप के, तो बेटा हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर वेवफ्रंट प्रोड्यूस होता है। तो हम सर्कुलर वेवफ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। बस ख्याल ये रखना है हमें कि हमारे पास वेवलेंथ सेम रहे। ये पहला आ गया, रफली टू एन आई, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो रफली टू एन आई जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ रख के दिखाना है। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, तो 1 मार्क है सर्कुलर वेव फ्रंट बनेंगे। अदर मार्क हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो क्या कहना चाहिए, गैप बिटवीन द टू वेव फ्रंट्स है वो सेम रहेगा। सही बेटा। नाउ स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये क्या प्रोसेस है इस नाम का बेटा, डिफ्रैक्शन। So that's we are done with 840। बड़ा सवाल था ये, तो ये 9 मिनट्स में हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट एज शोन in figure 5.1 to measure the resistance of the length of the wire. The circuit contains 4 identical cells। अब देखो बेटा सेल्स में क्या मसला दिखाई दे रहा है, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं जो सीधे लगे हुए हैं। ये सीधा लगा हुआ है, ये सीधा लगा हुआ है, ओ ओ, और ये दोनों उल्टे लगे हुए हैं रेड वाले। ठीक है बेटा, तो क्या होगा अगर ये आइडेंटिकल सेल्स हैं तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर इनके वोल्टेज मिलाकर 4 वोल्ट हैं तो इनके -4 वोल्ट हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, फिर बता रहा हूं, जब भी एग्जामिनर आपके पास ईएमएफ सोर्सेज को ऑपोजिट या उल्टा करके देगा, या तो बताएगा या डायग्राम बना कर देगा। स्टूडेंट फाइंड दैट बोथ मीटर रीड 0। एक एमीटर एक वोल्ट मीटर, दोनों मीटर 0 वोल्ट को रीड कर रहे हैं, ना करंट फ्लो करेगा ना वोल्टेज आएगा, क्योंकि उन दोनों सेल्स, चारों सेल्स ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। This is because the circuit shown in figure 5.1 is not suitable for the measurement. Describe all the changes in the circuit that are needed so the meter produce reading that can be used to calculate the resistance of the length of the wire. Okay बेटा, सबसे पहला काम तो एमीटर वोल्ट मीटर की लोकेशन ऑपोजिट है। ठीक है बेटा, एमीटर हमारे पास वोल्ट मीटर की जगह पर आएगा, वोल्ट मीटर एमीटर की जगह पर आएगा। ठीक है बेटा, और ये जो सेल्स आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं इनको आपने चेंज करना है। तो अब मैं ये जो रेड वाले हैं ना इनको रिवर्स कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो वन चेंज मुझे क्या करना है, स्वैप द पोजीशंस ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सेकेंड काम मैं क्या करूंगा बेटा, रिवर्स द सेल्स या द टू सेल्स at the right। ठीक है बेटा, ये हमारा राइट है, तो राइट वाले दो सेल्स को रिवर्स कर दो। ठीक है, दैट इज हाउ दे वोंट बी कैंसलिंग आउट ईच अदर। आगे देखें क्या बात हो रही है। तो ये सवाल हम लोगों ने कब शुरू किया, 840 पे। नेक्स्ट फिगर 5.2 shows current voltage graph for 9 centimeter length of the line और 9 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर जो लाइन पी से शो हो रहा है, एंड फॉर अ डिफरेंट लेंथ ऑफ द सेम वायर विद सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बेटा डिफरेंट लेंथ है बट सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, उसे वायर क्यों बोला हुआ है, डिफरेंट लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। बेटा रेजिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा आप कोई भी एक पॉइंट उठा लें। ठीक है, और एक पॉइंट अगर मैं यहां से उठा रहा हूं ये वाला, बल्कि
ये वाला उठा लेते हैं। एक ये वाला उठा रहा हूँ, एक ये वाला उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेडियंट मेथड से भी अगर चलते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, या ग्रेडियंट मेथड से ना भी चलें, डायरेक्ट आर इक्वल टू वी ओवर आई लगाएं, तो बेटा क्या होगा, 3/0.4। ठीक है, क्या आएगा, 3/0.4, 7.5 ओम्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। बोले एक्सप्लेन वेदर लाइन क्यू is obtained with a length of wire that is longer or shorter than 9 centimeter. ओके बेटा, तो बेटा जरा ग्राफ देखो, ये करंट वोल्टेज ग्राफ है, और करंट वोल्टेज ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर होता है। ठीक है बेटा, सिंस हमारे पास Q वाली जो लाइन है ये स्टीपर है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है बेटा, तो हम इसको किस तरह बताएंगे, हम इसको बताएंगे ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज 1/r। ठीक है, since Q has greater gradient, so its resistance and length is less, yeah, it's shorter than 9 cm। सही बेटा, ये हम लोगों ने इसको इस तरह जवाब दे दिया, क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास 1/r है, हमें दिख रहा है Q इज हैविंग ग्रेटर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो लेंथ कम। ठीक है बेटा, तो 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर से कम होगी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर यूज टू ऑब्टेन Q। क्या बोल रहे हैं बेटा, लेंथ ऑफ द वायर निकालें यूज टू ऑब्टेन Q। तो बेटा देखें, अगर मैं Q का रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो बेटा Q का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ Q हमारे पास आ रहा है बेटा V/I। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं, वोल्टेज 3 वोल्ट है एंड करंट, वोल्टेज 3 वोल्ट है, करंट 0.6 एम्पियर है। क्या आएगा आंसर, 3/0.6, 5 ओम्स आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास, बेटा देखें, रेजिस्टेंस P की हमारे पास 7.5 थी, और R की रेजिस्टेंस है हमारे पास क्या, 5। तो बेटा सुनो, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, हमने बोला R हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है L/A, तो बेटा हम बोलते थे जब लेंथ हमारे पास डबल है तो रेजिस्टेंस डबल होगी। ठीक है बेटा, तो अगर मैं R/L और R/L को इक्वेट कर दूं, ठीक है, क्यों इक्वेट कर रहा हूं बताता हूं, ये देखें, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है L/A, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है बेटा, अब जरा सुनो, जो K P का है, वायर P का, वही K वायर Q का है, क्योंकि K तो कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो हमने बोला RE/A/LP बराबर हो जाएगा RQ/A/LQ, दोनों का A सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वैल्यूज पुट करो बेटा, RP 5 है, LP आपने RP 7.5 है, LP 9 है, RQ 5 निकाली हमने, LQ यहां से आ जाएगी। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, LQ हो जाएगा 7.5 मल्टी डिवाइड बाय 9 क्या आएगा, 0.83।
सही है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5/0.83 एंड 5 डिवाइड बाय 0.83 हमारे पास गिवन होगा 6.02। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। दो आई स्ट्रांगली से कि यहाँ पे हमारे पास ये 1 मार्क का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतनी वर्किंग के बाद हमें जवाब मिल रहा है। ठीक है। और कैलकुलेट भी बोला हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करके दिखाना भी था। तो खैर, ये हमारे पास सवाल कंप्लीट हुआ 850 पे। एंड बड़ा सवाल था 840 पे शुरू हुआ, 850 पे खत्म हुआ, 10 मिनट में। ठीक है। अभी हमारे 5 सवाल हो गए हैं। ठीक है। एंड ऑल टुगेदर हमारे पास आई थिंक इस पेपर में 10 सवाल हैं, 9 सवाल हैं। तो 5 सवाल हमारे हो गए हैं, और अभी हमारे पास सिर्फ 50 मिनट गुजरे हैं। ठीक है। जिसमें से शुरू के 5-7 मिनट हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करने में लगाए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास सवाल आ रहा है ये, figure 6.1 shows part of the main circuit that includes the 3 lamps and heater. Okay. The main voltage is 230 volt. The power of the heater is 2000 watt. Okay. मेन वोल्टेज है हमारे पास 230 वोल्ट। इसका मतलब 230 वोल्ट अगर मेन वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 230 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 230 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 230 वोल्ट आएगा, और ये भी 230 वोल्ट लेगा। ठीक है बेटा। क्योंकि ऊपर तो फ्यूज है, फ्यूज पे कुछ वोल्टेज अपेयर नहीं होगा, वो तो स्ट्रेट वायर के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो सबको 230 वोल्ट मिल रहा है। एंड बेटा हीटर की पावर 2000 वॉट है। सही है। दिस अ 5 एम्पियर फ्यूज इन द लाइटिंग सर्किट। तो बेटा लाइटिंग सर्किट के साथ 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? 4 fuses of different ratings are available for the use in the heating circuit as shown in the list. Underline the most suitable fuse for the heating circuit and explain your choice. You must include a calculation. Calculation include करनी है। तो बेटा देखो, मुझे यहाँ पे पावर ऑफ द हीटर गिवन है एंड वोल्टेज एट द हीटर भी गिवन है। तो पावर और वोल्टेज से पहले निकालेंगे करंट। ठीक है। यानी I इक्वल टू पी अपॉन वी। पी इक्वल टू आई वी होता है, तो आई इक्वल टू पी अपॉन वी। 2000 डिवाइड बाई 230 क्या आएगा आंसर? 8.69। ठीक है। यानी हमारी चॉइस होनी चाहिए 13। ठीक है। यूज 13 एम्पियर फ्यूज as it's slightly larger than current in heater। सही बेटा। तो हमने फ्यूज इस्तेमाल करना है कितना? 13 एम्पियर का, क्योंकि 13 एम्पियर का फ्यूज हमारे पास 8.69 एम्पियर स्लाइटली लार्जर देन करंट है। ठीक है बेटा। और ऑफ हो नहीं सकता, 5 और 8 इस करंट से कम है, ब्लो हो जाएंगे। 30 बहुत बड़ा है। ठीक है। वो सर्किट के लिए नुकसान है। तो एक हमारे पास ये वर्किंग का मार्क है, एक हमारे पास इसका मार्क है, एंड बाकी रेड वाला मार्क है। तो 3 मार्क इस तरह डिवाइड हो रहे हैं। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द फ्यूज व्हेन करंट इज टू लार्ज। तो जब करंट बहुत ज्यादा होगा तो फ्यूज होगा ब्लो और सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। फ्यूज ब्लोस एंड सर्किट गेट्स इनकम्प्लीट।
सही है भाई। आगे क्या कह रहे हैं, टेबल 6.1 shows the current in lamps of type P type Q when connected to the main supply। लैम्प P लैम्प Q दोनों दिखाए हुए हैं। कैलकुलेट द करंट इन द लाइटिंग सर्किट फ्यूज when all three lamps are switched on। लाइटिंग सर्किट के फ्यूज का जो करंट है ना वो निकालना है, ठीक है बेटा। यानी हमें लाइटिंग सर्किट के फ्यूज का करंट निकालना है, ठीक है बेटा। तो क्या बताया है, लैम्प पी लैम्प क्यू का करंट पता है। अच्छा, लैम्प पी का 0.26 है, 0.43, 0.26 0.43, 0.26 इधर जा रहा है, ये भी पी है 0.26 और यहाँ 0.43 जब ये स्विच क्लोज हुआ है। सही बेटा। तो क्या होगा, अगर मुझे करंट चाहिए फ्यूज ऑफ लाइटिंग सर्किट का, यानी इस वाले फ्यूज का, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पर तीनों करंट्स को ऐड अप कर लूंगा, ठीक है बेटा। 0.26 0.26 0.43। 0.26 प्लस 0.26 प्लस 0.43, आंसर इज 0.95। Rating of the lighting circuit fuse is 5 ampere। Lamp Q, the lamp of type Q is removed from the circuit। लाइटिंग सर्किट का लैंप है 5 एम्पेयर और लैंप Q को रिमूव कर दिया। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल लैंप P that can now be connected in parallel to the lighting circuit। सही है बेटा। तो बेटा सुनो, बोले लैंप क्यू को हटा दिया, यानी अब हमारे पास अगर लैंप क्यू हट गया है तो टोटल करंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 0.26 प्लस 0.26 यानी 0.52। सही है बेटा। 0.52 हमारे पास करंट है और हम लोग 4.99 तक का करंट बर्दाश्त कर सकता है ये फ्यूज, ठीक है बेटा। तो कितने टोटल हमारे पास लैंप्स लग सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा बेटा, 5 एम्पेयर का टोटल करंट है और एक, मतलब 5 एम्पेयर का फ्यूज है और एक लैंप जो है वो 0.26 करंट रिक्वायर कर रहा है, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, 5 को 0.26 से डिवाइड करवाया, आंसर क्या आया, 19, ठीक है बेटा। 19.23, 0.23 हटा दो, 19.23 लैंप्स नहीं हो सकते, ये तो 19 होंगे या 20 होंगे बेटा। दो ऑलरेडी लगे हुए हैं, टू ऑलरेडी प्लेस्ड, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 19 माइनस 2 17। सही है। दैट इज हाउ हम लोगों ने देखा कि 5 एम्पेयर का फ्यूज कितने पैरेलल लैंप्स को अपने साथ लगा सकता है, टोटल 19 को लगा सकता है। उसने बोला है एडिशनल लैंप कितने लगेंगे, 2 लैंप ही ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो टोटल तादाद 19 आ रही है, तो 17 और लग सकते हैं। इन सम हाउसेज लाइटिंग सर्किट इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रिप स्विच, जिसे सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूज। बोला है दो एडवांटेज बताओ ट्रिप स्विच के फ्यूज के ऊपर, ठीक है भाई। वी हैव टू राइट डाउन 2 एडवांटेजेस, ठीक है बेटा। कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है कि हम ट्रिप स्विच को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एंड इट्स फास्टर, मोर सेंसिटिव, ठीक है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चल रहा है, वायर के टेम्परेचर को पहुंचते पहुंचते कि वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचे टाइम लगेगा। सही है बेटा, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट्स फास्टर। ठीक है बेटा, फ्यूज से फास्टर है और बेटा हमारे पास दूसरा हम लोगों ने क्या बोला है, इसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस ये भी खत्म हो गया एंड वी कंप्लीटेड इट एट 8:59। तो हमारे पास ये सवाल
8:50 पे शुरू हुआ, 8:59 पे खत्म हुआ, 9 मिनट में हमने इस सवाल को किया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? फिगर शो सिंपल डीसी मोटर। आपके जो भी सवाल हैं किसी नोटबुक पे लिख लें ताकि बाय द एंड ऑफ द पेपर आप इसको पूछ सकें। फिगर शो सिंपल डीसी मोटर, बस 3 सवाल रहेगा। At the ends of the magnets that are not labeled. Okay. Figure shows simple DC motor. The pole that the end of the magnet label नहीं है भाई, ये वाले दोनों पोल्स लेबल नहीं है। ठीक है। State the purpose of a split ring commutator and brushes. स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और ब्रशेस का पर्पस बताओ। बेटा एक पर्पस तो ये है कि स्प्लिट रिंग का कि कॉइल को टेंगल नहीं होने देता और हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। अब जब रिवर्स डायरेक्शन करंट की रिवर्स होगी तो वो हर डायरेक्शन में करंट सेम फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया, हर जब कॉइल अपना 180 डिग्री कंप्लीट कर लेता है ना तो कॉइल रिवर्स होता है। कॉइल रिवर्स होगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर रिवर्स डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से आपके सर्किट में करंट की डायरेक्शन हमेशा एक ही रहती है, सीधी ही रहती है। ठीक है, तो इट डज नॉट लेट कॉइल tangle and reverses direction of current। सही बेटा। कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं हमारे पास? कार्बन ब्रशेस हमारे पास कम्यूटेटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। प्रोवाइड कनेक्शन विद कम्यूटेटर एंड बैटरी। ठीक है बेटा, तो ये बने हुए होते हैं किसके? ग्रेफाइट के, विच इज कंसीडर्ड अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। और प्लस पॉइंट ये है ग्रेफाइट थोड़ा सा स्लिपरी होता है तो वो ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है बेटा, देयर इज एन अपवर्ड फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइल। There's a magnetic field in the space between the end of the magnet. State the direction of the magnetic field. Explain how you determine the direction. ये बेटा, तो अब देखें ये हमारे पास सवाल है। ठीक है बेटा, और इस सवाल के मुताबिक अगर हम देखें, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट को प्लॉट करो। प्लॉट करें डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकला और करंट जा रहा है यूं। रेड वाला जो मैं एरो बना रहा हूं दैट इज फॉर करंट। ठीक है ना बेटा, अब मैं किसी एक एंड ऑफ द कॉइल पे लगाऊंगा क्या? फ्लेमिंग का रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि डीसी मोटर है। लेट्स से मैं इस एंड पे लगा रहा हूं फ्लेमिंग का रूल। ठीक है, और मैं आपको ये दिखाता हूं किस तरीके से लगेगा फ्लेमिंग का रूल। तो बेटा देखें, हमारे पास फोर्स क्या होता है? फादर मदर चाइल्ड। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है बेटा, फोर्स है ऊपर। ठीक है, फोर्स हमारे पास जा रही है ऊपर और करंट की डायरेक्शन है बाहर। मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी, यानी ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है। इसके मुताबिक देख लो बेटा, देखें यहां पे फोर्स है नीचे, तो देखें मैं अपना थंब नीचे की तरफ कर रहा हूं एंड करंट की डायरेक्शन है इन। ये देख रहे हो, ये करंट की डायरेक्शन है इन, तो फोर्स नीचे, करंट की डायरेक्शन इन, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी देखो इस तरफ ही आ रही है। यानी हमारे पास ये होगा नॉर्थ एंड ये होगा साउथ। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है बेटा, मैं बताता हूं। तो हमारे पास सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास लिख दो। आप क्या लिखोगे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। अब मैं प्रोसेस बता रहा हूं किस तरह बेटा। पॉइंट द थंब
of left hand in the direction of force using Fleming left hand rule. Then point second finger in the direction of current. First finger aligns left to right. That is how हमारे पास लेफ्ट टू राइट का जवाब आ रहा है. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पार्ट कंप्लीट हुआ. अब हमसे क्या बोल रहे हैं बेटा, स्टेट व्हाट हैपेंस to the rotation of the coil of the magnetic field if the magnetic field and current in the coil are both reversed at the same time. बेटा ये मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया था, अगर आपने करंट भी रिवर्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स कर दी, तो बेटा क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप करंट रिवर्स करते तो कॉइल अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स करते तो डायरेक्शन ऑफ कॉइल रिवर्स हो जाती. लेकिन अगर आपने दोनों रिवर्स कर दिए, नो चेंज ऑन डायरेक्शन. Okay, figure 7.1 में coil horizontal है. The upward force on the left hand side and the force downward on the right hand side are each 2.3 न्यूटन. अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस 2.3 न्यूटन है. बोल रहा है the distance between the sides of the coil and axis is 0.15 मीटर. सही है. तो बेटा देखें, हमसे बताया जा रहा है कॉइल और एक्सिस का डिस्टेंस 1.5 मीटर है. यानी अगर मैं इस डायग्राम को एक मर्तबा और यहां पर बना दूं ऐसे, तो हमसे कह ये रहे हैं ये कि हमारे पास फोर्स हमें पता है, और बेटा इस फोर्स का वैल्यू ये है और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. दूसरी फोर्स है ये, जिसकी फोर्स ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही सेम वैल्यू है बेटा, कितनी, 2.3, सॉरी 1.15 मीटर. ठीक है बेटा, बोला कैलकुलेट द टोटल मोमेंट exerted on the coil by these forces, give the unit of your answer. अब देखो यूनिट मांग रहा है तो यूनिट लिखना पड़ेगा. तो बेटा देखें, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे मोमेंट कौन सा है. बेटा ये भी अबाउट द एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, और ये भी हमारे पास अबाउट द एक्सिस, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये, मादरत, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है दोनों. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पिवट है तो इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्लॉकवाइज मोमेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कंसीडर्ड एज पिवट. तो दोनों हमारे पास कर रहे हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी बेटा दोनों का मोमेंट हम ऐड कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है. सिंस डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज सेम, तो क्या होगा बेटा, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ये हमारे पास मोमेंट के बराबर हो जाएगा. देखते हैं बेटा, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.15, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 0.69. ठीक है, और यूनिट क्या होता है मोमेंट का, न्यूटन मीटर. एक्सप्लेन व्हाई
the turning effect becomes smaller as the coil becomes more vertical. तो बेटा जब coil vertical होगा तो बेटा हमारे पास perpendicular distance कम हो जाएगा. ठीक है, इट्स लाइक दैट. जैसे जैसे आपका कॉइल वर्टिकल हो रहा है, कॉइल हमारे पास अभी हॉरिजॉन्टल है, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा है. ठीक है, लेकिन जब आपका कॉइल थोड़ा सा टिल्ट हुआ, जैसे कॉइल हमारे पास यूं चला गया, ठीक है, तो अब देखो फोर्स ये लग रही है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो अब सिर्फ ये है, कम हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक हो, फिर दोबारा. अभी कॉइल इस तरह है, लेकिन अगर कॉइल थोड़ा सा अगर हमारे पास टिल्ट होता है, यानी ये वाला रीजन यूं आ जाएगा. ठीक है, कॉइल रोटेट करते हुए, तो फोर्स लग रही है यूं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे सिर्फ ये. तो जब कॉइल रोटेट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा, तो हमने बोलना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीजेस. तो मोमेंट डिक्रीजेस. सही है बेटा. बड़ा सवाल था, 11 मार्क का क्वेश्चन था, एंड दैट्स बीइंग डन ऑन 9/11. खतरनाक टाइम पे हुआ है. तो बेटा ये 8:59 से 9/11 यानी 12 मिनट में हमने इस सवाल को सॉल्व किया. वी आर वेरी मच इन टाइम. ओके, अब हमारे पास सवाल आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर का. ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमसे क्या बात हो रही है. डायग्राम शोज अ न्यूक्लियर रिएक्टर. अब बेटा हमारे पास सिर्फ दो ही सवाल बचे हैं, एक न्यूक्लियर फिजिक्स और एक स्पेस फिजिक्स का. डायग्राम शोज न्यूक्लियर रिएक्टर. एक मिनट जी. कंट्रोल रॉड हैं, फ्यूल रॉड हैं जो कि यूरेनियम की हैं, मॉडरेटर है, और हमारे पास बेटा कॉन्क्रीट शील्डिंग है. ठीक है, कूलेंट इन कूलेंट आउट भी दिखाया हुआ है. न्यूक्लियर फिशन अकर्स within the fuel rods, which are uranium rods, which become hotter, and as a result, the thermal energy is transferred to the coolant circulating the rods. The table 8.1 state the purpose of each part of the reactor. Okay, 8.1 टेबल में आपने हर एक पार्ट ऑफ द रिएक्टर बताना है. ठीक है, एक आपको बताया हुआ है कंटेनिंग वेसल टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड मेक श्योर नो कूलेंट एस्केप्स. इसका इसने खुद बताया हुआ है. कंक्रीट शील्ड का काम क्या है बेटा? टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम रेडिएशन. सही है. कंट्रोल रॉड का काम क्या है बेटा? कंट्रोल रॉड का काम है टू कंट्रोल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास मॉडरेटर का काम क्या है? टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन. क्योंकि आपको याद हो कि ना याद हो, फिर बता दूं बेटा, यूरेनियम फिशन रिएक्शन जो भी है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से टकराता है तभी होता है. सही है बेटा. तो तीनों के काम हमने बता दिए यहाँ पे. डिस्क्राइब what causes fission of a single nucleus of uranium in the fuel rods and what happens during the fission. क्या फिशन करवाता है, किसकी वजह से फिशन होता है, व्हाट कॉजेज फिशन, और होता क्या है फिशन में. ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स यूरेनियम nucleus, comma, which breaks itself into smaller nuclei. ठीक है बेटा, एंड फाइनली हमारे पास क्या होगा? This releases energy and three neutrons.
ठीक है बेटा, इससे एनर्जी रिलीज होती है और न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। सही है बेटा। 3 न्यूट्रॉन लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल टाइप के न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, हमने पढ़ा है वो फिशन रिएक्शन जिसमें 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। बस इतना कर दें, ज्यादा बेटर है। एंड रिलीज, दिस रिलीजेज एनर्जी एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं, एनर्जी भी रिलीज हो रही है। परफेक्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of the coolant is an important quantity in the design of the reactor. सही है बेटा। आगे क्या बोल रहे हैं, what is meant by specific capacity? तो क्या होगा, amount of heat required to raise temperature of unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास, अच्छा, बाय 1 डिग्री सेल्सियस की बजाय ज्यादा बेटर हमारे पास है हम यूनिट मास का दूसरा मास बताएं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा हुआ है। तो ये हमारे पास जवाब हो गया 2 मार्क के अगेंस्ट। ठीक है बेटा। और लेट्स सजेस्ट एंड एक्सप्लेन whether coolant should have larger or a small specific heat capacity। बेटा, कूलेंट की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? सजेस्ट एंड एक्सप्लेन, सजेस्ट करो और एक्सप्लेन करो। तो बेटा मेरे मुताबिक इट शुड हैव अ लार्जर हीट कैपेसिटी। लार्जर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा? इट विल रिक्वायर लार्जर हीट फॉर अ कूलेंट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। यानी कूलेंट ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेगा और ज्यादा आपके फिशन को कूल कर पाएगा अगर उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है। ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब क्या है? मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर कूलेंट की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है तो उसे ज्यादा हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी ताकि वो हॉटर हो सके। ठीक है बेटा। तो हमने क्या बोला, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी as it heats up slowly। ठीक है बेटा। एंड दैट इज हाउ वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो बेटा 9:17 हो रहे हैं हमारे पास एंड वी स्टार्टेड दिस क्वेश्चन एट व्हेन 9:11, यानी 6 मिनट में हम लोगों ने सवाल किया है। ठीक है बेटा। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। Figure 9.1 shows the path of the comet, orbit of Earth and orbit of Jupiter and Sun। सही है भाई, ये वाला कॉमेट का पाथ है। ठीक है, पाथ ऑफ कॉमेट है, ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, ऑर्बिट ऑफ जुपिटर है। सही है। आगे क्या बोल रहा है? कॉमेट is at position 3 when earth is at position 5। कह रहे हैं जब कॉमेट पोजीशन 3 पर है उस वक्त अर्थ पोजीशन 5 पर है। सही है। ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ द ऑर्बिट ऑफ मरकरी एंड मार्स एंड लेबल ईच ऑफ देम। मरकरी और मार्स के ऑर्बिट बताने हैं। ठीक है बेटा। तो मरकरी सन के करीब होगा और मार्स हमारे पास कहां पर होगा बेटा? अर्थ के बाद। ठीक है, और जुपिटर से पहले। ये हमारे पास मरकरी का ऑर्बिट हो गया। आज हमारा जो है ना एसी खराब हो गया, जिसकी वजह से आईपैड के नखरे खत्म नहीं हो रहे। ओके, ये हो गया हमारे पास मरकरी।
और ये बेटा हमारे पास हो गया मार्स। ठीक है बेटा, तो आपने दोनों ऑर्बिट बनाकर दिखा दिए, मरकरी का भी और मार्स का भी। नेक्स्ट हमसे क्या बात हो रही है देखें। एक्सप्लेन व्हाई comet at position 3 cannot be seen from Earth when Earth is at position 5। भाई कॉमेट और अर्थ के दरमियान कौन आया हुआ है? सन। सूरज हमारे रास्ते में आ रहा है तो हमें कॉमेट कैसे दिखेगा? तो हम बोलेंगे सन इज इन द वे टू सी कॉमेट, या कॉमेट इज बिहाइंड सन। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। अ फोर्स कॉजेज comet to orbit the sun. Name the force that acts on the comet. Gravitational force of sun. ठीक है बेटा, gravitational force of sun. Four positions of the comet are shown in figure 9.1। ठीक है भाई, चार पोजीशन है कॉमेट की जो दिखाई गई हैं। On figure 9.1, mark the direction of force that acts on the comet at each of the four positions shown। ओके, डायग्राम में बहुत गिचपिच करवा रहा है। बोल रहा है कॉमेट की चारों पोजीशंस पे कहां फोर्स लगेगी कॉमेट पे, वो दिखाओ। सही बेटा, तो एक टुवर्ड्स सन रखेगी क्योंकि सन हमारे पास सेंटर है, तो टुवर्ड्स सन हमारे पास सारी की सारी फोर्सेस लगेंगी। तो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ये पहली फोर्स, ये दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स एंड चौथी फोर्स। और इन चारों को मैं एफ लिखकर स्पेसिफाई कर दूंगा कि पता चल जाए भाई ये हमारे पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन कॉमेट पे अप्लाई कर रहा है। एफ एफ एफ। ठीक है बेटा, तो पहले उसने हमें ऑर्बिट बनाने का बोला था मरकरी और मार्स का, वो हमने रेड और ब्लू कलर से बना दिया। फिर चारों पोजीशन पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अप्लाई कर रहा है व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन होती है। आगे देखें क्या कह रहे हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ, हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स that acts on the comet changes as the comet move from position 1 through position 3 to position 4। क्या बोल रहे हैं बेटा, फोर्स ऑन द कॉमेट कैसे बदलेगी जब कॉमेट पोजीशन 1 से पोजीशन 3 पे जाएगा और फिर पोजीशन 4 पे जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहां पर ऊपर देखें तो बेटा 1 से 3 की तरफ आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर फोर्स इंक्रीज होगी बिकॉज द कॉमेट इज मूविंग क्लोजर टू द सन। ठीक है बेटा, फोर्स इंक्रीज होगी 1 से 3 के दौरान। ठीक है बेटा, और 3 से 4 के दौरान देखो कॉमेट दूर जा रहा है वापस तो फोर्स डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम as it moves 1 2 3 and decreases as it moves 3 to 4। ठीक है बेटा, अब डिस्क्रिप्शन क्या है, 1 2 3 distance between
comet and sun decreases. 3 to 4 distance between sun and comet increases. ठीक है बेटा. Table 9.1 give the orbital radius and orbital speed of Earth and Jupiter. सही है. As each moves around the sun, अर्थ और जुपिटर दोनों का ऑर्बिटल रेडियस भी दिया हुआ है किलोमीटर में और ऑर्बिटल स्पीड भी है किलोमीटर पर सेकेंड में. अर्थ कंप्लीट्स मोर ऑर्बिट्स अराउंड द सन देन जुपिटर एट द सेम टाइम. सही है भाई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 10 साल की, तो 10 साल में अर्थ ने 10 चक्कर काट लिए हैं सन के, और जुपिटर के 10 से कम चक्कर होंगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अर्थ मेक्स around the sun in the time Jupiter makes one orbit. Show your working. Okay. तो बेटा हमें सबसे पहले तो क्या करना है, यहां पर अपनी वर्किंग शो करनी है. ठीक है बेटा. तो हमें ऑर्बिटल रेडियस गिवन है. ठीक है. और इस ऑर्बिटल रेडियस की मदद से हम ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे. मोहम्मद आया, थोड़ी देर रुकें, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा अपना ना बेटा. तो पहले तो एक काम करते हैं, हम ऑर्बिटल स्पीड निकालते हैं. बेटा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, बल्कि गिवन है ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की गिवन है, जुपिटर की भी गिवन है. सही है. तो अगर हमें ऑर्बिटल स्पीड गिवन है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि डिस्टेंस सर्कमफेरेंस निकाल लें. ठीक है बेटा. या डिस्टेंस निकाल लें. डिस्टेंस होता है हमारे पास, बल्कि टाइम पूछा है ना, एक मिनट रुको. डिस्टेंस होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. और डिस्टेंस देखो हमें पता है, ये रहा, और टाइम स्पीड हमें पता है, तो टाइम निकाल लेते हैं. बेटा पहले मैं निकाल रहा हूं टाइम फॉर अर्थ टू ऑर्बिट, टीई. सही है. यानी डिस्टेंस है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर में ही है, और स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में ही है, तो टाइम सेकंड्स में ही आएगा. ठीक है बेटा. यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है. 1.5 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 30. अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है बेटा? 5 इंटू 10⁶ सेकेंड. सही है. चले आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं टाइम फॉर जुपिटर. जुपिटर का हमारे पास डिस्टेंस है कितना? 7.8 इंटू 10⁸ और जुपिटर 13 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है. तो 7.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 13, तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास 60 एक्सपोनेंट 6 सेकंड्स. ठीक है बेटा. अब जाहिर सी बात है हमारे पास जुपिटर का टाइम ज्यादा है अर्थ के मुकाबले में. वो पूछ रहा है जितने टाइम में जुपिटर एक चक्कर खत्म कर रहा है, तो मैंने क्या बोला, 1 ऑर्बिट जुपिटर एक सेकंड में एक चक्कर जुपिटर हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स में कर रहा है. ठीक है बेटा. तो अर्थ हमारे पास कितने चक्कर करेगी? ठीक है बेटा. तो हम यहां पर इसको इस तरीके से देख सकते हैं. सिंपल हम क्या करेंगे, बड़े टाइम से छोटे टाइम को डिवाइड करवा देंगे. ठीक है. यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 5 एक्सपोनेंट 6, 12. तो बेटा जब जुपिटर का एक चक्कर खत्म होगा तब हमारे पास अर्थ के 12 चक्कर कंप्लीट हो चुके होंगे. एंड दैट इज द टाइम 9:30. और ये वाला सवाल हम लोगों ने बेटा किया है
12 मिनट में। ठीक है बेटा, 1 घंटा 45 मिनट्स का पेपर होता है, मैंने सोल्यूशन के साथ 1 घंटा 29 मिनट्स में कंप्लीट करवा दिया है। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद द होल yearly past paper. I'm opening the chat box so that you can ask your questions. Yeah. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी वो निकाल देंगे। 2 का सी। जी बेटा, क्या सवाल है यहाँ पे? सर मैंने ऐसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले W इक्वल्स टू एम जी का फॉर्मूला लिखा है, 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 किया है। दैट इज फिर कम्प्लीटली मैंने उस एक्सेप्टेबल। आप जो तरीका कर रहे एक्सेप्टेबल है। हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अच्छा, दो और सवाल हैं प्लीज़। आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। और हम्म, ये आ गया सर ये सवाल, ये जो आपने लिखा है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रही है, समझ नहीं आ रहा। प्रॉन्स तो बेटा। ऐसे अपनी जगह पे। नहीं, देखें प्रॉन्ग्स अपनी जगह पे थोड़ी हैं। देखें प्रॉन्ग्स तो वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर मूविंग। मैंने क्या बताया था? व्हेन prongs of the tuning fork move outward, they push the air particle closer to each other and hence creates compression. When prongs of the tuning fork move inward, they release the tension, तो particles of the air move away from each other, hence creates rarefaction. ठीक है? ठीक है, और आखिरी सवाल प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। 7D। जी। सर इसमें दोनों क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता फिर क्या सिनेरियो तो फिर तो होता? मोटर मूव ही नहीं करती ना। कॉइल यूं क्लॉकवाइज यूं घूमता रहता कॉइल। ठीक है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, मोटर एक ही जगह पे रुकी रहती क्योंकि इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्सेस बराबर है। तो ये क्या कोई न्यूटन का थर्ड लॉ हो सकता है? न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं होगा ये, क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पे तो मोमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं ना। ठीक है। हम्म तो क्या रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि 2.3 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड है, 2.3 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड है। मैंने आपको कल रिवीजन में बताया था, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस दोनों वैलिड होना लाजमी है। पहली, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सही है बेटा? यहाँ पे फोर्सेस तो जीरो हो रही हैं, मोमेंट जीरो नहीं हो रहे। ठीक है। ठीक है, और सर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, वो प्लीज़ चेक कर लेना। ठीक है। इब्राहिम शोएब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो क्वेश्चन 1 का बस जो ग्राफ था ना उसके अंदर लाइक वो कर्व बन रहा था बेसिकली। तो आपने बोला था कि जो इसका स्पीड हो इसकी स्पीड होगी ना वो यूनिफॉर्म होगी। एंड वी नो दैट जो नहीं, ट्यूनिंग यहाँ फॉर्क पे है वो यूनिफॉर्म है, ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन अचीव हो गई है। ठीक है। एंड उसके अलावा ना मुझे ये पूछना कि हाँ जो क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है ना 2B। जिसमें एफिशिएंसी का बेसिकली फॉर्मूला लग रहा था जी। उसमें ये था कि जो आपने बताया हम लोग को बताई थी एक ट्रिक आई थिंक सो कि है ना जब भी परसेंटेज आए ना एफिशिएंसी के अंदर तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों नहीं कर रहे? हम मैंने बोला था जब एग्जामिनर आंसर परसेंटेज में मांगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। ठीक है। अब हाँ यहाँ उसमें पर क्यों नहीं आप कर? जो फाइनल आंसर होता है ना, क्योंकि आंसर हम्म, तो हमें परसेंटेज में नहीं देना है, आंसर तो हमें नॉर्मल फॉर्म में देना है, तो हमें इस परसेंटेज से बाहर निकालना पड़ेगा इस वैल्यू को। ठीक है। जी। एंड उसके अलावा ये भी था कि जो हम लोग जो ट्यूनिंग फोक वाला सवाल था क्वेश्चन 4 में जिसमें हम लोग को बेसिकली पूछता कि माइक्रोफोन तक कैसे आवाज पहुंचती है। हमने ये तो बता दिया कि एयर के अंदर कंप्रेशन कैसे हो रही है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल किस डायरेक्शन में हो रही है, हमने ये बता दिया। बट बेसिक सवाल ये था कि माइक्रोफोन तक आवाज कैसे पहुंची, तो हम लोग ये आगे कोई और लाइन वगैरह ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर इतना मेरे इनफ है? ख्याल से इतना इनफ होगा। पार्टिकल्स ऑफ द एयर मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, create compression rarefaction, and particle of air vibrate parallel to the direction of the wave,
इस तरह कर दो अगर आप ये करना चाह रहे हो, वैसे इतना इनफ है टूवर्ड्स माइक्रोफ्लो। माइक्रो सही है। एंड बस ये सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर रहे थे ना 9 का, बिल्कुल हम्म, आखिरी वाला, उसमें ये हम लोग को दिया हुआ है ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस दिया हुआ है ना हम लोग को बेसिकली, जी तो 2 पाई आर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? क्योंकि हम लोग को पूरा सरकमफेरेंस नहीं दिया हुआ, हम लोग को सिर्फ यार रेडियस मसला दिया ये हुआ है। है, दे आर नॉट कंप्लीट स्फेयर। एक मसला ये है, इसलिए मैंने फॉर्मूला ही लगाया। और दूसरा, अगर दोनों का सरकमफेरेंस बराबर है बट दोनों की स्पीड डिफरेंट है तो टाइम डिफरेंट होगा ना, इसलिए मैं सरकमफेरेंस की तरफ नहीं गया। तो अगर ऑर्बिटल स्पीड की बात आ जाए तो फिर हम लोग वो वाला इस्तेमाल करें फॉर्मूला। अगर वो ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करने को बोलता है ना, 2 पाई आर और कैपिटल टी करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, तो फिर सरकमफेरेंस से आप नहीं बता पाओगे। ऐसे तो फिर आप डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बता दोगे, ना कि डिफरेंस ऑफ टाइम। थैंक यू। वेलकम। अच्छा जहीम, रिटन क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ बेटा मैं। जी जहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर मनाल, कैन वी एक ही सवाल होगा, एक ही पेपर होगा आज। जी जहीम। सर इन क्वेश्चन नंबर like क्वेश्चन टू, in Jupyter question can 10 raised to power 6 be written as m, like we write like यू कैन, बट that's प्रीफिक्सेस like तब short यूज way. करें जब एग्जामिनर आपसे पूछे। सही है। Okay, and the other thing is this, that in question number 6, can you show the last parts of question number क्वेश्चन 6? नंबर 6। Yeah. जी Question number 6, yes. In this here, it's faster than fuse. I cannot understand this thing. Like there are two advantages of using trip switch. मैं आपको How बताता is हूँ it faster बेटा। than fuse? फ्यूज को मेल्ट होना है तो ब्लो करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज Yeah. को हीट अप कर रहे हो वो फौरन मेल्ट हो जाती है। Yeah. हाँ? Like no, obviously no. Yeah. दैट इज वाई फ्यूज के वायर को उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंचने में टाइम लगेगा। सर्किट ब्रेकर Obviously. इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, और वो Hmm. इंस्टेंटली सर्किट को इनकम्प्लीट करवाएगा। ठीक है, दैट्स Okay. व्हाट आई मीन कि Okay. सर्किट ब्रेकर Okay. फास्टर काम कर रहा है फ्यूज के मुकाबले में। Okay. And I have another thing, that in question number 8, when you're talking about specific heat capacity, जी so like can we say that the thermal energy is required to increase unit mass of an object by unit temperature rather than 1 degree Celsius? कह सकते Thermal हैं, energy required to increase unit mass or matter of an object by unit temperature. कह सकते हैं। Okay. Okay, thank you. Allah वेलकम, Hafiz. अल्लाह हाफिज। अली। Saira Bir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था जिसमें लेंथ निकाली थी हमने। बेटा आपका मेरे ख्याल से वो कर रहा है। नहीं सर, मैंने अपने मोबाइल पे भी लगाई हुई थी इस वजह से। भाई ये देखो, ये कौन आया? हेलो। ये संजय दत्त गंजा हो गया। हाँ भाई, आप पूछे सवाल, क्या पूछ रहे हैं? सर वो जिसमें हमने लेंथ निकाली थी वायर की, क्यों वायर की लेंथ वायर निकाली थी, ये वाला सवाल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था ये रहा। यप सर। सर मैंने इसमें क्या किया था, मैंने पहले निकाली वायर क्यू की रेजिस्टेंस, जो मैंने क्या किया 0.4 को डिवाइड कर दिया 0.8 से आगे 5। फिर दोबारा बताएं क्या किया आपने? मैंने निकाली वायर क्यू की रेजिस्टेंस सही है, 4 को डिवाइड 0.8 से, तो वो आ गया 5 ओम्स। सही है, अब 5 ओम्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 सेंटीमीटर से, तो आ गया 45। सही है, इसको डिवाइड कर दिया 7.5 से, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। सही है। मेरा भी यही हो रहा है, लेकिन मैंने आपको, मतलब आपने जो कैलकुलेशन की है ना, उसकी रीजनिंग सामने नहीं आ रही। ठीक है, मैंने रीजनिंग के साथ आपको करके दिखाया है। आपकी और मेरी वैल्यूज डिफर इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपने ग्रेडियंट का ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स उठाए, बाकी काम दोनों का सेम है। सो 1 मार्क का, लेकिन अगर 2 मार्क के अगेंस्ट पे आए तो मार्क्स फुल मिलेंगे। हाँ, इस पे मार्क मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क में और क्या दिखाएंगे। मैंने तो आपको समझाने के लिए पूरी की मैकेनिक्स बताई है।
और लास्ट बार सर जो क्वेश्चन चैप्टर 6 से आया था जिसमें हमने ऑर्बिट निकाला है। ऑर्बिट यस सर। क्वेश्चन 9 है वो। यस 9। जी सर मैंने क्या किया, नहीं नीचे करना सर, थोड़ा नीचे सर। हाँ जी सर, मैंने क्या किया 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 को डिवाइड कर दिया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 से, आंसर आ गया 5.2। इसी तरह मैंने क्या किया 30 को डिवाइड कर दिया 13 से और फिर बिल्कुल उसको ठीक है, मल्टीप्लाई वैसे भी जवाब निकल सकता है। टेक्निकली हुआ, आपने पहले उसको इसके साथ डिवाइड किया फिर फाइनल में आपने उन दोनों को डिवाइड कर दिया। मैंने बेसिकली, आपने पहले क्या किया है, आपने दोनों की रेशियो ऑफ ऑर्बिटल डिस्टेंस निकाला है, फिर आपने रेशियो ऑफ वेलोसिटीज निकाला है और फिर उनको डिवाइड करवा दिया, वो भी ठीक है। तो ये भी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। हाँ, क्योंकि देखो आपने किया क्या है, आपने वी ई अपॉन वी जे, ठीक है, एंड वी सॉरी डी ई अपॉन डी जे किया है, सही है, डिस्टेंस वगैरह, और जब इन दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस टाइम ही बन रहा है, सही है। तो आपका बस वे डिफरेंट है लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक निकल रहा है। दूसरे से मैंने देखा हमारा आंसर काफी बड़ा है 11, जिसमें अभी आपका भी आया था, मेरा भी वही सेम आया था 1124 आंसर आया था, 27 मुझे याद नहीं आ रहा सर। एग्जाम में इतना ज्यादा राउंड ऑफ करते हैं उसको 1100 पे करते हैं, तो अब इसको कैसे सही करें हम? टू सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, इसका तरीकेकार है 4 और लेस, लेट इट रेस्ट, 5 और मोर, रेज द स्कोर। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरे पास 1124, सही है बेटा। तो अब मुझे अगर इसको राउंड ऑफ करने का सोचना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर पे खेलते हैं ना, तो मैं ऐसे देखूंगा क्या ये 4 से ज्यादा है, तो इसे मैं 12 कर दूंगा, और अगर ये 4 से कम है तो मैं इसे 1100 ही रखूंगा, सही है। गॉट इट। और 857 मिला था उसको राउंड ऑफ किया 860 से। 857 को 860 कर देंगे, ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमजा, बस एक बच्चा रह गया है, जिसने हैंड रेज किया हुआ है, बाकी रिटन क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। यस हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे वो उस वाले क्वेश्चन के बारे में पूछना था जिसमें मैग्नेट बना हुआ था, मोटर। मोटर वाला ये रहा सर इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे करंट कहाँ जा रहा है, मतलब बेटा। करंट तो डायरेक्ट। तुम बैटरी से करोगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने करंट यू लेके गए और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कन्वेंशनल करंट फॉलो किया है, ठीक है। तो हम वो दूसरा वाला फॉलो नहीं करेंगे जो एक्चुअल है? नहीं, वो तो हम फॉलो ही नहीं करते ना, हमारा सिलेबस डिमांड करता है कन्वेंशनल करंट फॉलो करो। ओके सर, थैंक यू। इसमें हम वेलकम। लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे ना? मोटर में लेफ्ट हैंड रूल होता है, एसी जनरेटर में राइट हैंड रूल होता है। यस सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा भाई, विल डू मोस्ट पास पेपर, नहीं बेटा आज एक ही सवाल होगा, एक ही पास पेपर होगा, सॉरी वो कर लिया हम लोगों ने। जहीम के सवाल हो गए, वाई शुड फ्यूज रेटिंग बी ग्रेटर देन द करंट इन द सर्किट। रुखसार, अगर फ्यूज की रेटिंग करंट से ज्यादा ना हुई तो बेटा फ्यूज ब्लो हो जाएगा। अब करंट की वैल्यू है 13 एम्पेयर, फ्यूज है 12 एम्पेयर का, तो बेटा इस करंट से तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्यूज का क्या फायदा जो सर्किट को काम ही नहीं करवा पा रहा, ठीक है बेटा। कैन यू एक्सप्लेन पार्ट 2, एक्सप्लेन वेदर द लेंथ ऑफ द वायर शुड बी लॉन्गर और शॉर्टर। ओके, वेदर द लेंथ ऑफ द वायर शुड बी लॉन्गर और शॉर्टर, ये कहां पे था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी में था। देखो मेरा बेटा, मैंने आपको बताया ग्रेडियंट इस वाले ग्राफ का 1/r के बराबर है, ठीक है रुखसार। तो इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, वायर क्यू का ग्रेडियंट, तो वायर क्यू का अगर ग्रेडियंट ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, एंड सिंस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसकी लेंथ कम होगी, ठीक है बेटा। रुखसार, व्हाई यू लूजिंग योर हेयर, नॉट टू बी रूड बेटा, बिकॉज आई एम गोइंग टू टर्न 35, सही है। जब तुम 35 के होगे ना, आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन,
what we did today, because I joined very late around 9:15, और बेटा हमने आज पूरा एक सवाल पास पेपर सॉल्व किया है मई जून 2025 P22। सही है भाई। एनी मोर क्वेश्चंस और शुड बी कॉल इट ऑफ? थैंक यू सो मच रुखसार, मीन्स अ लॉट। 2016 to 2025 पास पेपर इनफ है, फार मोर देन इनफ साइमा, फार मोर देन इनफ। लेटेस्ट अगर आप 2020 से 2025 तक के भी कर लेंगे ना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ पास पेपर्स। वेरिएंट 2 किया है बेटा, सारी डिटेल्स मैंने ग्रुप पे बताई हुई है। मोहित, गो टू द ग्रुप। आई वाज ट्राइंग टू डू, आई वुड नॉट से कि आप बहुत पीछे के पास पेपर्स करें सायमा, बिकॉज 2002 से अब तक 5 से 6 मरतबा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी चीज सिलेबस का पार्ट है, कौन सी चीज सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं बच्चे को कि भाई आप 2023 से 2025 तक के पेपर सारे सॉल्व करो, और अगर ज्यादा पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करो, ओ लेवल आईजीसीसी दोनों के। ठीक है बेटा? हाँ जईम, विद इफ यू हैव मोर टाइम सॉल्व द पास पेपर फॉर बोथ बोर्ड्स, क्योंकि ये लेटेस्ट पास पेपर्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यू आर फॉलोइंग। व्हाई बोथ रॉड्स कंट्रोल न्यूट्रॉन इजंट टू मच कंट्रोल? चांदे, एक रॉड न्यूट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल कर रही है कि वो बहुत ज्यादा ना हो जाए और हमारा रिएक्शन चेन रिएक्शन ना बन जाए। दूसरी मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो कर रही है, क्योंकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही फिशन करवाता है। सही है? एक तादाद को तब कंट्रोल कर रही है और एक स्पीड को कंट्रोल कर रही है। ठीक है बेटा? एनी गेस पेपर? जी बेटा, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो बेटा 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन से रिलेटेड सवाल आ सकता है। इसके अलावा शिमला डिपुटेशन से रिलेटेड सवाल आ सकता है, और 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम भी आ सकते हैं। सर हैव यू हर्ड द मीम? नहीं मेरे ख्याल से या तो मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा हूं, या तो ये हमारी जनरेशन की मीम नहीं है। एनी मोर क्वेश्चंस बेटा? नहीं मालूम, मैंने सुना ही नहीं। जही, ये कौन सी मीम है? मोहित, मैं आपको थोड़ा सा मतलब सार्केस्टिक जवाब दे रहा था। फिजिक्स में नहीं होते गैस पेपर्स। देखो आप लोग की आसानी के लिए हैं मेरा बच्चा, मैंने देखो क्या किया था, मैंने आपके ग्रुप पे एक मैसेज किया था। लेट मी शो यू दैट मैसेज। ये देखें, इस मैसेज की बात कर रहा हूं मैं। ये देख रहे हैं, ओ लेवल आईजीसी फ्रीक्वेंटली असेस्ड टॉपिक्स, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। गैस पेपर इवन ना मैं ना कोई दूसरा टीचर बता सकता है। गैस क्या है भाई? तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना तो बहुत बुरी बात है। सही बेटा? तो आपके ग्रुप पे मैंने ये मैसेज किया है, इस मैसेज को गो थ्रू कर लें आप लोग। ठीक है? दिस विल गिव यू अ बेटर आइडिया। ठीक है? कूल। तो बेटा यहां पे हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, यहां पर हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। बेटा आपके ग्रुप पे भी किया है मोहित, सारे ग्रुप्स पे किया है मैंने, आपके ग्रुप पे भी किया है, आप गो थ्रू करिएगा। टॉरस का मैंने ग्रुप इसलिए खोला है क्योंकि आपके ग्रुप पे मैं मैसेज बहुत करता हूँ, बहुत प्यार है मुझे आप लोगों से, तो वो पता नहीं कहाँ इतनी ऊपर होता है वो ग्रुप। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हम आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। इंशाल्लाह हमारे पास जो डे 5 है उसमें हम लोग अक्टूबर नवंबर 2025 P22 ओ लेवल्स करेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स आईजीसीएसई पास पेपर्स। हमारे ग्रुप पे है रुखसार मेरा बच्चा, ये देखो, ये देखो सीआईटी, सीआईटी में हम थोड़ा सा ऊपर गए, मैं स्टार कर देता हूं चलो इस मैसेज को तुम्हारे लिए। और बोलो, ये रहा, और बोलो, ये मैंने स्टार कर दिया। या एक काम अगर करूं, इसे पिन कर दूं 30 डेज के लिए। और बोलो, पिन कर दिया मैंने ग्रुप।
मैंने मैसेज, ठीक है रुखसार, तो आप अपने ग्रुप पे गो थ्रू कर सकते हो इसे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, सी यू सून इन फिजिक्स फर्स्ट।